नमस्कार मित्रों आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकारों और भाषा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% फायदा होगा। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी की एक कंप्लीट निशुल्क सीरीज चला रहे हैं। साथ ही साथ एमपी जीके और एमपी एमसीक्यू की भी सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हुए इस निशुल्क सीरीज का पूरा फायदा उठाएं। तो चलिए आज का हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न आता है कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था। तो देखिए, राजा भोज के दरबार में वैसे तो ऐसा कहा जाता है 500 से अधिक विद्वान रहते थे, पर जिसे इस प्रश्न के अनुसार बात करी कि जैन धर्म अपनाने वाले कवि कौन थे, तो वो थे धनपाल। इन्होंने तिलक मंजरी नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। तो ध्यान रखिएगा, जैन धर्म अपनाने वाले व्यक्ति हैं धनपाल और तिलक मंजरी के रचयिता। चलिए आगे चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए आता है मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, यानी ऐसी कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश में बोली जाती है। पहली बात करते हैं मालवी। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं मालवी बोली मध्य प्रदेश में काफी बड़े क्षेत्र में बोले जाती है। इंदौर, सीहोर, देवास, लगभग काफी बड़ा क्षेत्र है। ब्रज भाषा या ब्रज बोली, तो देखिए ब्रज बोली भी मध्य प्रदेश के एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र, यहां पर भी ब्रज भाषा का प्रचलन आज भी मध्य प्रदेश में है। अब आता है भीली। तो भीली आप जानते ही हैं, भील जनजाति की एक बोली है। तो अलीराजपुर, झाबुआ और जिन क्षेत्रों में भील जनजाति पाई जाती है वहां पर भीली बोली का प्रचलन है। तो ये तीनों बोलियां ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में सामान्यतः प्रयोग की जाती हैं। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा। चले आगे चलते हैं। अब आता है बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया था। तो देखिए बुंदेली जो बोली है या हम कहें उसका संकलन, उसकी डिक्शनरी किसने बनाई थी, तो उस व्यक्ति का नाम है महेश कटारे। महेश कटारे जी ललितपुर उत्तर प्रदेश के प्रमुख बुंदेली भाषा के साहित्यकार हैं और इन्होंने ही बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया था। तो याद रखिएगा, ललितपुर उत्तर प्रदेश हमारी एमपीपीएससी या एमपी की एग्जाम के लिए इतना पर्याप्त होता है कि बुंदेली शब्दकोश का संकलन किसने किया और ये कहां को बिलोंग करते थे। इनकी डिटेल्स की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि ये यूपी के साहित्यकार हैं। आप ध्यान रखें, आपको थोड़ा पर्टिकुलर होकर पढ़ना रहता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है। काफी लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की एकमात्र राजभाषा है हिंदी। अन्य भाषाएं मध्य प्रदेश में राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसका जवाब है ओनली हिंदी। केवल हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, अंग्रेजी को नहीं। चलिए आगे चलते हैं अब बता मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। डेट याद रखिएगा, हिंदी दिवस की बात करी जा रही है तो वो आती है डेट 14 सितंबर को। और देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया था। इसीलिए इस दिन जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 14 सितंबर 1949 और हिंदी दिवस की डेट है 14 सितंबर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न आता है किस बोली का नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। वैसे इनका पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये जो है आयरलैंड के निवासी थे, एक भाषा के एक्सपर्ट थे और इन्होंने जो है बुंदेली भाषा का है नामकरण किया था। इन्होंने शब्द कि बुंदेली भाषा को बुंदेली भाषा बोला जाएगा, ये नाम देने वाले पर्सन कौन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, आयरलैंड के निवासी। और देखिए इन्होंने निमाड़ी, मालवी, अन्य भाषाओं के विकास के लिए भी काफी काम किया है। ऐसा नहीं कि इनका संबंध सिर्फ बुंदेली से, अन्य भाषाओं के विकास में भी इन्होंने काफी योगदान दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध बुंदेली साहित्य से है।
ध्यान रखिएगा। तो हम देखते हैं, देखिए सबसे पहला नाम दिया है जगनिक, आल्हा खंड के रचनाकार। आप जानते होंगे आल्हा खंड जो है विश्व की सबसे लंबी कविता है। तो आल्हा खंड की जो रचना करी गई थी वो बनाफरी में की गई थी। बनाफरी बुंदेली बोली की ही एक उपबोली है। तो जगनिक बिल्कुल बुंदेली साहित्य से संबंधित है। आचार्य केशवदास, कठिन काव्य का प्रेत, आप इन्हें जानते होंगे, रीति काल के प्रथम महाकवि, फिर पद्माकर। तो ये तीनों ही साहित्यकार बुंदेली बोली में ही अपने साहित्य की रचना करते थे। तो ये तीनों का संबंध जो है बुंदेली साहित्य से है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते अब हम। अगला आता है तिरहरी गहोरा किसकी उपबोलियां हैं। तो देखिए इसमें तो सीधा सीधा याद करने वाली बात ही है। आप हमारे भाषा साहित्य आर्ट लिटरेचर के वीडियो देखना, आपको डिटेल जानकारी मिलेगी। यहां पर सिर्फ इतना ही आंसर दिया जा सकता है बघेली, कि तिरहरी और गहोरा दोनों जो हैं बघेली की उपबोलियां हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए निमाड़ी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक है श्री राम परिहार। आप ये नाम याद रखिएगा। इनकी एक और पुस्तक है कहे जन सिंघा, कहे जन सिंगा। ये दो ही पुस्तकें जो है श्री राम परिहार जी ने लिखी हैं। तो आप ये नाम याद रखिएगा, निमाड़ी साहित्य का इतिहास और दूसरी कहे जन सिंगा। ये दोनों जो है निमाड़ी साहित्य के रचयिता है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न है, हिंदी के अलावा प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार अमृतलाल बेगड़ किस भाषा में लिखते थे। तो यदि आप हमारे साहित्यकारों के वीडियो देखे होंगे तो आप जान ही गए होंगे। अमृतलाल बेगड़ जो है हिंदी और गुजराती के एक साहित्यकार थे। और ध्यान रखिएगा वो सिर्फ साहित्यकार नहीं, चित्रकार भी थे। उनके चित्रों का संकलन नर्मदा रहस्य नामक पुस्तक में दर्ज है। नर्मदा रहस्य, यह है अमृतलाल बेगड़ के चित्रों का संकलन। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। इन्हें जो है काफी सारे पुरस्कार प्राप्त हुए अलग अलग समय पर। तो ध्यान रखिएगा हिंदी और गुजराती के, तीरे तीरे नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, नर्मदा रहस्य, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, ये सब अमृतलाल बेगड़ जी की रचनाएं हैं। तो ध्यान रखिएगा हिंदी और गुजराती के ये कवि रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला आता है बेजू बावरे का जन्म स्थान क्या है। तो बैजनाथ इनका वास्तविक नाम था, बैजनाथ। बेजू बावरा तो बाद में नाम हो गया है। तो देखिए इनका जो है जन्म हुआ था चंदेरी में। चंदेरी वर्तमान में अशोकनगर जिले में आती है। आप ध्यान रखिएगा अशोकनगर जिले में है। और यहीं पर इनकी समाधि भी है। जन्म स्थान भी चंदेरी है और समाधि स्थल भी चंदेरी है। अब एक चीज और आप ध्यान रखना, अभी जो वर्तमान में कालिदास समारोह हुआ था ग्वालियर में दिसंबर में, उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि अब 2022 या 23 से जो है बेजू बावरे की याद में बेजू बावरा समारोह भी मनाया जाएगा। तो वो कहाँ मनाया जाता है, क्या उसकी डेट होगी, उसकी डिटेल आप याद करके रखिएगा जब भी गवर्नमेंट उसके बारे में बताए। तो ध्यान में मध्य प्रदेश में एक नया समारोह स्टार्ट होने वाला है। उसका नाम किस पर होगा, बेजू बावरा जी पर। अभी आपने कालिदास समारोह, तुलसी समारोह इत्यादि नाम सुने होंगे। अब शुरू होने वाला है बेजू बावरा समारोह। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है पुष्प की अभिलाषा। इस पुस्तक की रचना किसने की है या किस व्यक्ति ने की है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्हों काफी सारे पुरस्कार मिले हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बाबई नर्मदापुरम में इनका जन्म हुआ था। और अब बाबई का नाम जो है माखनलाल चतुर्वेदी नगर कर दिया गया है। वैसे ध्यान रखना काफी आसान सा क्वेश्चन है पर एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। अगला आता है मध्य प्रदेश के कौन से हिंदी काव्य ब्रह्म राक्षस के लेखक है। एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है। कई एग्जाम में पूछा गया है कि ब्रह्म राक्षस के लेखक कौन है।
तो ये आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, जो श्योपुर में इनका जन्म हुआ था। और एक और प्रसिद्ध रचना याद रखना, चांद का मुंह टेढ़ा। तो ये भी गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा। ये दोनों पुस्तकें एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है कवि पद्माकर का जन्म स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आप जानते हैं ये बुंदेली बोली के एक प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं और इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर जिले में। इनकी काफी सारी रचनाएं हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, अभी तो इतना ही याद रखिएगा आप। अगला आता है चंपू रामायण। चंपू रामायण किस कवि द्वारा रचित काव्य है? चंपू रामायण के रचनाकार कौन है? तो देखिए चंपू रामायण जो है राजा भोज द्वारा रचित है। राजा भोज आप जानते होंगे, परमार वंश के धार के प्रतापी शासक, एक इंजीनियर भी, एक साहित्यकार भी, मल्टी टैलेंटेड पर्सन। इनके बारे में कहा जाता है कि अप्रोक्सीमेट इन्होंने 85 बुक्स की रचना की थी। अब ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन कई सारे हैं। योग सूत्र वृत्ति, काव्य मीमांसा, ढेर सारे इनके ग्रंथ हैं जो अलग अलग विषय से संबंधित है। तो राजा भोज इसका नाम है, चंपू रामायण के रचनाकार है राजा भोज। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की किस कृति पर उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए थोड़ी बातें आप ध्यान रखिएगा। देव पुरस्कार जो है 1935 में प्रारंभ किया गया था वीर सिंह जुदेव द्वितीय द्वारा। और वीर सिंह जुदेव द्वितीय जो है टीकमगढ़ के राजा थे। उन्होंने 1935 में हिंदी साहित्य के लिए एक पुरस्कार शुरू करा था जो कहलाता है देव पुरस्कार। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और 1943 में हिमकिरीटनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को देव पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हिमकिरीटनी के लिए 1943 में देव पुरस्कार दिया गया था। और ये देव पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए वीर सिंह जुदेव द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ हमारे। अब बता कौन से कवि को हिंदी कविता के रीतिकाल के पहले कवि के रूप में जाना जाता है? रीतिकाल के पहले कवि, तो देखिए तो बेहद फेमस पर्सन है, आप आराम से लगा सकते हैं। उनका नाम है आचार्य केशवदास। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे आचार्य केशवदास। इन्हें कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। और ये बुंदेली भाषा में इन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की है, राम रसायन इत्यादि। तो आप ध्यान रखिएगा कि रीतिकाल के प्रथम पहले कवि कौन है? आचार्य केशवदास। आगे चलते हैं। अब रीतिकाल के कवि केशवदास को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो आचार्य केशवदास जो है किसके दरबार में रहते थे? तो आप ये नाम तो बहुत अच्छे जानते होंगे, ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह। इनके दरबार में तो ये रहते ही थे। मुगल बादशाह जहांगीर, इनसे भी इनके अच्छे संबंध थे। तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त दोनों। ध्यान रखिएगा कि ये बुंदेलखंड में रहते जरूर थे, पर मुगल बादशाह जहांगीर से भी इनके अच्छे संबंध से संरक्षण प्राप्त था। अकबर से इनका कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अमृता शेरगिल फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है? तो देखिए अमृता शेरगिल फेलोशिप दी जाती है ललित कला, जिसको बोलते हैं फाइन आर्ट, के क्षेत्र में प्रदान की जाती है। ललित कला से कहने का मतलब है जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो दूसरों को खुश करने के लिए दी जाती है, तो वो क्या होती है? ललित कला। तो अमृता शेरगिल फेलोशिप दी जाती है फाइन आर्ट के क्षेत्र में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगला आता है उर्मिला, किसकी रचना है? तो उर्मिला जो है काव्य है, इसकी रचना करी है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इनका जन्म स्थान जो है भयाना साजापुर है, जहां पर बालकृष्ण स्मृति नवीन समारोह भी मनाया जाता है। इसके अलावा बालकृष्ण शर्मा जी नवीन राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, सांसद सदस्य रहे हैं, एक काफी मल्टी टैलेंटेड समाज सेवी टाइप के भी व्यक्ति रहे हैं, साहित्यकार होने के साथ साथ। तो ध्यान रखिएगा काफी प्रमुख बुक है जो एग्जाम में आती रहती है।
चलिए आगे चलते हैं अब आता है राखी की चुनौती किसकी रचना है। तो देखिए इनका जो नाम है वो आते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इनका जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। विवाह जो है खंडवा के लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। ये फ्रीडम फाइटर भी रही है, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला। और देखिए एग्जाम की दृष्टि से इनकी जितनी भी बुक्स हैं आप सभी याद करके रखना। राखी की चुनौती, रानी लक्ष्मीबाई, वीरों का वसंत कैसा हो, मुकुला, त्रिधारा एंड सो ऑन, ढेर सारी बुक्स है। तो ध्यान रखना इनकी कोई सी भी बुक्स एग्जाम में कभी भी आती है, तो आप सभी याद करें। चलिए आगे चलते हैं अब अगला आता है बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है। तो यह भी काफी फेमस बुक है, काफी बार जो है एग्जाम में पूछी गई है। तो इसके राइटर है भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म जो है नर्मदापुरम में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र और बुनी हुई रस्सियां इनकी रचना है। चलिए आगे चलते हैं अब अगला आता है मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। वैसे तो आप अच्छे से जानते ही होंगे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास जी को। और इनकी रचना आती है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, इसी के आधार पे जो है इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम रचना के आधार पर ही इन्हें भारत के शेक्सपियर का खिताब दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा आप। और भी इनके बारे में डिटेल है तो हमारे साहित्यकारों का वीडियो आप देखना। यहां पर मैं बहुत डिटेल नहीं बता सकता वरना ये वीडियो बेहद लंबे हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कालिदास ने अपनी किस रचना में अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है। वैसे ध्यान रखना जैसे मैंने आपको अभी सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बताया कि इनकी सभी किताबें महत्वपूर्ण है, वैसे ही कालिदास जी की भी लगभग सारी बुक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण होती ही है। आप इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करें और उसके लिए आप हमारे वीडियो देखना। तो देखिए अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया गया है मेघदूतम ग्रंथ में। इनका जो ग्रंथ है मेघदूतम, उसमें कालिदास जी ने अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है। रघुवंशम जो है यह काफी बड़ा एक काव्य है। अभिज्ञान शकुंतलम में बता चुका हूं, कुमार संभवम, इनके बारे में डिटेल्स आप हमारे वीडियो में देखना। चलिए आगे चलते हैं अब हमारा अंतिम प्रश्न आता है कि आल्हा खंड की रचना किसने की थी। तो आप जानते होंगे देखिए आल्हा खंड की रचना वो की गई थी जगनिक ने। इन्हें कहा जाता है बुंदेलखंड का जयदेव। और आल्हा खंड ध्यान रखिएगा विश्व की सबसे बड़ी या सबसे लंबी कविता है। वास्तव में इसको मूल रूप से कहीं लिखा नहीं गया था। फिरोजाबाद के कलेक्टर थे चार्ल्स इलियट, उन्होंने जो है इसको संग्रहित करवाया था। तो आप ध्यान रखिएगा जगनिक इनकी रचना है, एग्जाम में कई बार आई है। ये कवि योद्धा दोनों थे, राजा परिमल देव के दरबार में रहने वाले। अब आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।